विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें आज हम कर रहे हैं आधुनिक भारत के ऐतिहासिक विभूतियां, मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत सबसे पहले मैं महिला व्यक्तित्वों के बारे में बता रहा हूं। तो जो पहली महिला है उनका नाम है मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड। आप ऋषिकेश के निवासी हैं, आपको पता होगा मीरा नगर एक जगह पड़ती है, किसके नाम पर है? मीरा नगर किसके नाम पर है? मीराबेन के नाम पर है। तो मीराबेन का जो नाम था वो था मैडलिन स्लेड। 1892 से 1982 तक इनका जीवन काल रहा। इंग्लैंड में जन्मी मैडलिन स्लेड स्वभाव से ही एक समाज सेवी थी। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में उनकी गहरी रुचि थी। युवा काल में ही वह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी सीखने आई। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हिंदी सीखने आई। यहां आकर वह गांधी जी के बुनियादी शिक्षा, मानव सेवा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय जैसे गांधीवादी सिद्धांतों से इतनी प्रभावित हुई कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके भक्ति भाव एवं सेवा को देखकर गांधी जी ने उनका नाम मीराबेन रख दिया। क्या रख दिया? तो मैडलिन स्लेड से बन गई वो मीराबेन। मीराबेन गांधी जी के अंतिम समय तक कदम से कदम मिलाकर चलती रही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वह गांधी जी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में बंद थी। गांधी की जो अंतिम जेल है वो आगा खां पैलेस है। अंतिम कैद जो बिताई गांधी जी ने वो कहां बिताई? यहीं पर उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। कौन? कस्तूरबा की। और कुछ समय बाद महादेव देसाई, जो कि महात्मा गांधी के सचिव थे, महादेव देसाई, जिन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था, कौन? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, जो गांधी की आत्मकथा है, उसका इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया था वो किसने किया था? महादेव देसाई ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में बंद थी। रुड़की में किसान आश्रम, भूपनाग में बापूग्राम और गोपाल आश्रम की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका थी। सेवाग्राम में उन्होंने बापू कुटी का निर्माण स्वयं किया था, जहां बापू ने 1936 से 1946 तक वास किया। गांधी जी के मृत्यु उपरांत मीराबेन ने उनके विचारों के प्रचार प्रसार में संलग्न रही। भारत सरकार ने 1982 में मीराबेन को मृत्युपरांत पद्म विभूषण अलंकरण से अलंकृत किया। तो मीरा नगर बापूग्राम जो ऋषिकेश में है, ये वही क्षेत्र है। उन्हें यहाँ पर जमीन दी गई थी मीराबेन को। ठीक है। अगला है भगिनी निवेदिता। नाम सुने हो? सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता। किसके साथ? हाँ? वैसे भगिनी निवेदिता का जो वास्तविक नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। कहां की थी? आयरलैंड की थी। तो बंगाल में स्त्री शिक्षा की प्रणेता तथा स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का जन्म कहां हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहां है आयरलैंड? आयरलैंड कहां है? इंग्लैंड के पड़ोस में आयरलैंड है। राजधानी डबलिन है। लीफे नदी के तट पर है डबलिन शहर। किस नदी के तट पर? फायर आइलैंड बोलते हैं आयरलैंड को। क्या बोलते हैं? फायर आइलैंड, अग्निद्वीप। आकार बढ़ रहा है आयरलैंड का, क्योंकि मैग्मा समुद्र में जा रहा है, ठंडा हो रहा है, जमीन क्या हो रही है? बढ़ रही है वहां पर। अब इनका मूल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। भगिनी निवेदिता का जो मूल नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर मार्गरेट ने भारत आने का निर्णय लिया और 28 जनवरी 1898 को कोलकाता पहुंची। भारत आने के कुछ ही दिनों के पश्चात 17 मार्च 1898 को मार्गरेट की जो मुलाकात है वो परमहंस रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी और धार्मिक प्रवक्ता शारदा देवी से हुई। द ग्रेट स्वान बोला जाता है किनको? रामकृष्ण परमहंस, जो कि नरेंद्रनाथ दत्त के गुरु थे। इनके? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। महाराजा खेतड़ी के कहने पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। तो गुरु माता जो थी स्वामी विवेकानंद की, उनका नाम था शारदा देवी। शारदा देवी ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल यानी भगिनी निवेदिता को बंगाल की कुकी अर्थात छोटी लड़की कहकर बुलाया। बंगाल की कुकी, छोटी लड़की।
कहकर बुलाया। 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद ने सार्वजनिक तौर पर आपको इनको मतलब निवेदिता नाम दिया। क्या नाम दिया? निवेदिता। ये भारतीय मठ परंपरा को स्वीकार करने वाली प्रथम पश्चिम महिला बनी। भारतीय मठ परंपरा को स्वीकार करने वाली प्रथम पश्चिम महिला कौन थी? सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता ने मौलिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए 13 नवंबर 1898 को काली पूजा के दिन कोलकाता में बाग बाजार में एक स्कूल का शुभारंभ किया। स्कूल का उद्घाटन शारदा देवी द्वारा कराया गया। सिस्टर निवेदिता के विद्यार्थियों में विधवाएं और वयस्क महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने अपने छात्रों को इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान और कुछ अंग्रेजी विषयों का ज्ञान दिया। इन्होंने सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी और हस्तशिल्प भी सिखाया। 1899 में कोलकाता से आई प्लेग महामारी के दौरान सिस्टर निवेदिता ने कई रोगियों की देखभाल की, गंदे इलाकों को साफ किया और कई युवाओं को आगे आकर इसी तरह की सेवा करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। इन्होंने अंग्रेजी अखबारों में अपने प्लेग रिलीफ गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद की अपील की। इनके कृतियों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने इन्हें शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें लोक माता और अरविंदो घोष ने इन्हें अग्निशिखा की उपाधि से विभूषित किया। क्या क्या कहा? विवेकानंद ने कहा शेरनी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा लोक माता है, अरविंदो घोष ने कहा अग्निशिखा है। ये उपाधियां हैं इनकी, अग्निशिखा। दार्जिलिंग में महज 43 वर्ष की उम्र में 13 अक्टूबर 1911 को उषा काल में निवेदिता का देहांत हो गया। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, कालिम्पोंग के बगल में। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स के पास इनका स्मारक है। वैसे तो विक्टोरिया फॉल भाई अफ्रीका में है, बहुत बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया फॉल, जाम्बेजी नदी पर है। नॉर्थ रोडेशिया और साउथ रोडेशिया ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है। लेकिन मैंने कहा एक जिम्बाब्वे फॉल्स आपका दार्जिलिंग, एक विक्टोरिया फॉल्स आपका दार्जिलिंग में भी है, उनके पास इनका स्मारक है। 1968 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया सिस्टर निवेदिता के सम्मान में। इनकी 2 रचनाएं हैं, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, और दूसरी है द मास्टर एज आई सॉ हिम, द मास्टर एज आई सॉ हिम। ये सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है। ये विदेशी महिलाओं को बता रहा हूं पहले मैं, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट, ये भी आयरिश महिला थी। आयरन लेडी के नाम से, सॉरी इंग्लैंड की थी भाई, ये आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। अपने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। आपको पता है 1916 में 2 होम रूल आंदोलन चलते हैं, एक तिलक चलाते हैं, तिलक का पहले चलता है, उसके बाद सितंबर के आसपास एनी बेसेंट का चलता है, ठीक है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो कब बनी? 1925 में। कहां पर? अरे यार कानपुर। 24 में बेलगाम में गांधी जी बने, 25 में कानपुर में कौन बनी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला सरोजनी नायडू बनी। और तीसरी महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की है वो नीली सेन गुप्ता है। स्वतंत्रता से पहले 3 ही महिलाएं अध्यक्ष रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहली बनी कौन? एनी बेसेंट, दूसरी बनी सरोजनी नायडू और तीसरी बनी नीली सेन गुप्ता। समझ में आया? ठीक है जी। तो जन जागरण के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। बाकी बहुत कुछ हम इतिहास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। आयरिश महिला है ना। अगली एक विदेशी महिला है हेलेना ब्लावत्स्की। हेलेना ब्लावत्स्की नाम सुना है इनका। ब्रह्म विद्या समाज की स्थापना किसने की? एक बार हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ब्रह्म विद्या समाज की स्थापना किसने की? समझ में ही नहीं आया बच्चों के क्या पूछा।
दरअसल वो पूछ रहे थे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की, वही है मैडम ब्लावत्स्की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको कि हिंदी में ब्रह्म विद्या समाज भी बोला जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, पूरा नाम क्या है इनका, हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की का जन्म दक्षिणी रूस के यूक्रेन प्रदेश में हुआ था। 1879 ईस्वी में बंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की गई। प्रचार के लिए द थियोसॉफिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने। ये प्राचीन शिक्षा की पक्षधर थी, भारतीय शिक्षा की। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडियार चेन्नई में स्थानांतरित किया गया। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो अडियार चेन्नई में कब स्थापित किया गया? आंसर 1882 में। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा और महिला कल्याण था। क्या था? तो रूसी महिला थी ये, है ना? क्या थी? ठीक है। अब जो भारतीय महिलाएं हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं। सबसे पहले नाम आता है उषा मेहता का। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो से अपनी आवाज में पहला प्रसारण करने वाली उषा मेहता का जन्म सूरत में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उषा जी ने गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही, जिसके कारण इनको गांधी स्मारक निधि का अध्यक्ष चुना गया। तदंतर गांधी शांति प्रतिष्ठान की सदस्य बनी रही। भारत में सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो उषा मेहता कांग्रेस रेडियो, खुफिया कांग्रेस रेडियो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रानी गेडेनलियू। रानी नागालैंड की रानी एवं क्रांतिकारी नेत्री रानी गेडेनलियू का जन्म मणिपुर के रांगमई में हुआ था। मणिपुर, इसीलिए मणिपुर विद्रोह भी बोलते हैं उसको। नागा नेता जदोनांग की शिष्या थी। किनकी? नागा नेता जादोनांग की शिष्या थी और उत्तराधिकारिणी भी थी। इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर न देने का आंदोलन चलाया, नो टैक्सेशन, जिसके लिए भूमिगत होकर 40,000 नागा सशस्त्र सिपाहियों की भर्ती की और छापामार प्रणाली से असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर दिया। 1932 में इन्हें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1933 से 1947 तक रानी गेडेनलियू गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेल में कैद रही। 1946 के अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर रानी गेडेनलियू को तुरा जेल से रिहा कर दिया गया। किस जेल में थी? रानी गेडेनलियू नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी का विरोध करती थी, क्योंकि वे नागालैंड को भारत से अलग करना चाहते थे। कौन? एनएनसी वाले। जबकि रानी जेलियानग्रोंग समुदाय के लिए भारत के अंदर ही एक अलग क्षेत्र चाहती थी। जेलियानग्रोंग समुदाय के लिए भारत के अंदर ही एक अलग क्षेत्र चाहती थी। नागा कबीलों की प्रतिस्पर्धा के कारण रानी को अपने सहयोगियों के साथ 1960 में भूमिगत होना पड़ा और भारत सरकार के साथ एक समझौते के बाद 1966 में बाहर आई। रानी को पद्म भूषण, विवेकानंद सेवा सम्मान, बिरसा मुंडा सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1996 में एक स्टाम्प और 2015 में एक सिक्का जारी किया। रानी गेडेनलियू, रानी की उपाधि किसने दी? जब इन्होंने नागाओं के साथ सशस्त्र विद्रोह किया था ना, उस समय इनकी उम्र 17 साल थी, 16-17 साल, बहुत कम उम्र की थी। रानी की उपाधि जेल नेहरू ने दी। अगली है बीना दास। इनका जन्म बंगाल के कृष्णानगर में बेनी माधव दास, ब्रह्म समाजी शिक्षक थे बेनी माधव दास, और सरला देवी सामाजिक कार्यकर्ती थी, सरला देवी की संतान के रूप में हुआ। कलकत्ता में महिलाओं द्वारा संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ की सदस्या थी, जिसके लिए 9 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी इनको। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने पहुंची बीना दास ने गवर्नर स्टेनले जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या नहीं की, सॉरी, गोली चला दी, परंतु वह बच गया। आपने स्टेनले जैक्सन का नाम याद रखना है कि गवर्नर जनरल पर गोली चलाने वाली
भारतीय महिला कौन थी? आंसर बीना दास। किस गवर्नर पर चलाया था? स्टेनले जैक्सन पर गोली चला दी। 10 साल का कारावास हुआ इन्हें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया। 1946 से 1951 तक बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। गांधी जी की नोआखाली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में बीना दास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाली में 2 आत्मकथाएं हैं इनकी, एक है श्रृंखल झंकार और एक है पितृधन। कौन कौन सी? श्रृंखल झंकार और एक है इनकी किताब पितृधन। दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं यूपी में। अगली महिला है प्रीतिलता वाडेदार, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य और मास्टर सूर्यसेन, मास्टर दा बोलते हैं जिनको, है ना। चटगांव आर्मरी रेड में जो सबसे बड़ा नाम है वो किसका है? मास्टर दास सूर्यसेन का। तो मास्टर दास सूर्यसेन की शिष्या प्रीतिलता वाडेदार का जन्म बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। इनका मानना था कि सशस्त्र हथियार से ही देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मास्टर सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की महिला सैनिक बन गई और जीवन के अंतिम समय तक सशस्त्र क्रांति में सहयोग प्रदान करती रही। कौन? तो जब भी मास्टर दा का नाम आएगा, सूर्यसेन का नाम आएगा, चटगांव शस्त्रागार लूट, चटगांव आर्मरी रेड, तो उसमें सूर्यसेन के साथ साथ आपने प्रीतिलता वाडेदार का नाम भी याद रखना है। मणिकतल्ला रेलवे स्टेशन की लूट जो भी हुई हो उसमें, है ना। अगली है अरुणा आसफ अली। वैसे ये थी अरुणा गांगुली, लेकिन क्योंकि आसफ अली के साथ इनका विवाह हो गया था इसलिए बनी है अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाली भूमिगत नेता अरुणा गांगुली का जन्म हरियाणा के कालका नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु इन्होंने अपना विवाह दिल्ली के मुस्लिम कांग्रेसी नेता आसफ अली, जो कि अमेरिका में भारत का प्रथम राजदूत और उड़ीसा के राज्यपाल से की। अरुणा 1958 में दिल्ली में पहली महिला मेयर चुनी गई। दिल्ली की पहली महिला मेयर 1958 में चुनी गई। कौन? अरुणा आसफ अली। 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और 1991 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन तथा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी की। इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्षता भी की। अटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये पता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? 1920 में बना था। लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू भी बने। तो मैं अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूं, उपाध्यक्षा बनी है अटक की। कौन? लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसके नाम है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। ठीक है भाई। अगला है सुचेता कृपलानी। कौन? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। जन्म 1908, हरियाणा राज्य, अंबाला शहर, एसएन मजूमदार की पुत्री के रूप में। किस रूप में? एसएन मजूमदार की पुत्री के रूप में हुआ। विवाह 1936 में जेबी कृपलानी के साथ हुआ। तो सुचेता मजूमदार से बन गई सुचेता कृपलानी। जेबी कृपलानी नाम सुने हो? सुचेता ने अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। इन्होंने कांग्रेस की महिला विभाग और अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स की स्थापना की थी। अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स की स्थापना की, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक शिक्षा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यह नोआखाली दंगों के समय में महात्मा गांधी के साथ थी। कौन? सुचेता कृपलानी। अगले हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू। बहुत ही मधुर आवाज जिन्हें बोलते हैं, इनको सुनना कभी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो अरुणा आसफ अली थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में जाने वाली एक महिला का नाम और सुनते हैं आप, वो अध्यक्ष तो नहीं रही,
उनका नाम था सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थी? जेल नेहरू की सिस्टर का नाम क्या था? हाँ, अरे यार सब चीजें चेक करोगे क्या? नाम भूल रहा हूं मैं। पंडिता नहीं भाई, वो अलग है। रमाबाई रनाडे। रनाडे तो महादेव गोविंद रनाडे की वाइफ है। पंडित जेल नेहरू की सिस्टर का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी गई थी जनरल असेंबली में। है? हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन? अरुणा आसफ अली। ये समझ में आ गया? अब सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वरदा सुंदरी की पुत्री के रूप में हुआ। इनके राजनीतिक कृतियों के कारण इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है और उत्तर प्रदेश एवं देश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। जब देश आजाद हुआ तो जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, संयुक्त प्रांत बोलते थे उसको, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उत्तर प्रदेश, उसके जो पहले मुख्यमंत्री बने वो बने गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने? और जो राज्यपाल बनी वो कौन बनी? सरोजनी नायडू। कौन? तो उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? आंसर सरोजनी नायडू। इन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महिला विश्वविद्यालय और अनाथ आश्रम की स्थापना की। सरोजनी नायडू ने 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा है वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन चुका है। ब्रोकन विंग से क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड वर्ड बार बार यूज करता हूं मैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फिजिक्स का टर्म, लेकिन मैं बोलता हूं कि जब आप किसी चीज को क्या करते हो, पॉजिटिव सोचते हो किसी चीज के बारे में, जैसे माना कि मुझे ये पेपर निकालना है, तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक ले जाना पड़ेगा। कहां तक? एक बार भी अगर नेगेटिव है, एक बार भी मन में अगर ये आ गया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, 100 बार आपको यही बोलना पड़ेगा होगा। ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखी? सरोजनी नायडू। वर्ड ऑफ टाइम किसने लिखी? सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी? सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग किसने लिखी? सरोजनी नायडू। क्लियर हो गया? अब एक नाम पढ़ते हैं हम। अच्छा, ये भी गई थी आपकी कहा? यूएनओ में। देखिए इनका भाषण सुनिए यूएनओ में। हाँ, सरोजनी नायडू का भाषण सुनिए, यूट्यूब पे है शायद, चेक करना। यूएनओ में गई थी। अगला नाम पढ़ेंगे मातंगिनी हजारा। क्या? मातंगिनी हजारा। गांधी बूढ़ी की संज्ञा से प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता वीरांगना मातंगिना हजारा को सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण 1933 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर एंडरसन ने गिरफ्तार करके 6 माह के सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। किसने? एंडरसन ने इन्हें गिरफ्तार करके 6 माह के सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। 1942 में 5000 लोगों को एकत्र करके जब ब्रिटिश सरकार विरोधी नारे लगा रही थी तो पुलिस की एक गोली बाएं हाथ पर लगी और आपने झंडे को दाहिने हाथ में ले लिया। अंत में एक गोली दाहिने हाथ पर और माथे पर लगी, लेकिन भारतीय झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। इस बलिदान से मिदनापुर क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर जातीय सरकार की स्थापना हो गई, जो 21 महीने तक चली। कितने महीने? 21 महीने तक चली जातीय सरकार। कस्तूरबा गांधी। कौन? कस्तूरबा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में गोकुलदास मकंजी की पुत्री के रूप में हुआ। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। वैसे तो बापू के उपवास के समय सदा उनके साथ रहती थी, परंतु जब 1932 ईस्वी में
हरिजनों के प्रश्न को लेकर बापू यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे तो इन्होंने पुलिस अधिकारियों को तब तक चैन से सांस लेने नहीं दी जब तक आपको साबरमती जेल से यरवदा में स्थानांतरित नहीं कर दिया गया। श्रीमती गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। 9 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में बंद कर दिया गया। 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी की पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई? आंसर आगा खां पैलेस में। आगा खां जेल है, वो पैलेस को जेल में बदल दिया गया था 1944। भीकाजी रुस्तम KR कामा, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरीज बोला जाता, भारतीय क्रांति की मां कौन है? मैडम भीकाजी KR रुस्तम कामा। भारतीय मूल की पारसी नागरिक, भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीकाजी कामा का जन्म बंबई में हुआ था। भारतीय क्रांतिकारियों की मां या भारतीय क्रांति की मां की उपाधि से विभूषित किया गया है इन्हें। और जो पहला ट्राइकलर फ्लैग जो फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में, वो भी इन्होंने ही फहराया था। उसका कलर भी बताया था मैंने, वो 3 कलर थे उसमें, पर ये वाले कलर नहीं थे ट्राइकलर। ठीक है, तो अगली है पंडिता रमाबाई 1858 से 1922। एक आप रमाबाई रनाडे भी पढ़ेंगे, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे की वाइफ, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं पंडित रमाबाई हैं, ये अलग हैं, और रमाबाई रनाडे जो हैं वो अलग है। ठीक है, पहले पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ लें। 1858 से 1922। प्रख्यात विदुषी, समाज सुधारक रमाबाई डोंगरे मेधावी, इनका जन्म कहाँ? महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में संस्कृत के 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे, इसलिए इन्हें सरस्वती और पंडिता जैसी उपाधि से विभूषित किया गया। महिला मुक्ति के लिए पुणे में आर्य महिला समाज 1881 की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बना है कि आर्य महिला समाज 1881 पुणे स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। किसने की? अछूतोद्धार, अछूतोद्धार मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन जो चलाया इन्होंने, संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए इन्होंने स्वयं का विवाह विपिन बिहारी मेधावी नामक बंगाली अछूत से किया। स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए 1912 में गुलबर्गा में ईसाई हाई स्कूल की स्थापना की। गुलबर्गा नाम सुने हो? गुलमर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा, गुलबर्गा जाना पड़ेगा आपको। नीचे बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कभी गुलबर्गा। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। चेक करो, आसपास नहीं चलता भाई कंपटीशन में। गुलबर्गा कहां पड़ता है? अरे 2 साम्राज्य थे किसी जमाने में। ऊपर था बहमनी मुसलमानी साम्राज्य जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। नीचे था विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी कहां थी? हम्पी, हम्पी हस्तिनावती। गुलबर्गा कहां पड़ा? कर्नाटक में, है ना। और हम्पी भी कहां पड़ा? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, वो भी कर्नाटक में। ठीक है, तो 1912 में ईसाई हाई स्कूल की स्थापना गुलबर्गा में किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। पंडिता रमाबाई ने ही मुंबई में शारदा सदन और कृपा सदन नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। इनके कृतियों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इन्हें कैसरे हिंद जैसे सर्वोच्च पदक से सम्मानित किया। अगली है अब रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे 19वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों के लड़ने वाली प्रथम भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक। जन्म कहां? सांगली महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में 1863 ईस्वी में। इनका विवाह जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के साथ हुआ। सामाजिक असमानता के उस काल में जब महिलाओं को स्कूल जाने व शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था, रमाबाई रनाडे ने अपने विवाह के पश्चात पति के सहयोग व प्रोत्साहन से स्वयं को शिक्षित करने और अंग्रेजी भाषा सीखने की ठानी। रमाबाई रनाडे पुणे में सेवा सदन की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। महिला के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना भी की। महिलाओं को सर्वाधिक स्थल पर वार्ता एवं भाषण हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की। हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना की। आपने अपने पति व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1886 ईस्वी में पुणे में महिलाओं का पहला उच्च विद्यालय स्थापित किया। पुणे में महिलाओं का पहला उच्च विद्यालय स्थापित करने वाली
रमाबाई रानाडे। अगली है महारानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम परिचित है आप लोग, मणिकर्णिका, मनु। गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जन्म कहाँ? वाराणसी में। मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई की संतान के रूप में, है ना। हुमायूं के पापा का नाम क्या था? बाबर। बाबर और अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? साइन ऑफ इंटरोगेशन। माता का नाम क्या था? साइन ऑफ इंटरोगेशन, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई, ठीक है। पति की मृत्यु के पश्चात दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी दिलवाने के लिए महारानी ने स्वयं 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और मरने से पूर्व तक झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। ब्रिटिश जनरल हुरोज ने रानी की वीरता से विभूत होकर कहा था, मेरे सामने जो सोई हुई महिला विद्रोहियों में एक मात्र मर देगी। मतलब जब डेथ हो गई, वीरगति को प्राप्त हुई, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो किसने कहा? हुरोज ने कहा। किसने कहा? ये जो यहाँ पर सामने लेटी हुई है, सोई हुई जो महिला है, ये विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इसके बारे में, झांसी की रानी के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, इनका नाम मणिकर्णिका है। क्या नाम है बचपन का? मणिकर्णिका एक वाराणसी में एक शमशान घाट का नाम भी। राजा हरिश्चंद्र ने जहां पर क्या किया था? नौकरी की थी। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो अपनी पत्नी से साड़ी का एक पल्ला मांगा था उन्होंने कहा देना पड़ेगा भाई, क्योंकि चांडाल की नौकरी कर रहे थे वो। इसकी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इनका नाम भी मणिकर्णिका है। ऐसा क्यों? हाँ जी, तो आंसर बताना मेरे को। अगली है सावित्रीबाई फुले। कौन है? महाराष्ट्र के दलित समाज में जन्मी देश की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। वैसे जो ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, जिन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन चलाया, छुआछूत का विरोध किया जिन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले। एक बार क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने, इनकी कास्ट क्या थी? ये तो फूल बेचते थे इनके पूर्वज, इसलिए फुले हो गए। वैसे ये थे गोरे। क्या थे? तो महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन? सावित्रीबाई फुले। ये प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका, ठीक है। महिला शिक्षा, महिला मुक्ति के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया इन्होंने। महिला शिक्षा हेतु 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पत्नी ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। महिला मुक्ति हेतु विधवा आश्रम एवं शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इन्होंने मराठी भाषा की कवियत्री भी थी। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। क्या होता है? और लिखना भी सीख लेना भाई। क्या सीख लेना कि लिखना कैसे है? कवि, कवियत्री, है ना। उनकी प्रमुख रचनाएं काव्य फुले एवं 52 कशी सुबोध रत्नाकर है। 52 कशी सुबोध रत्नाकर किसकी रचनाएं हैं? सावित्रीबाई फुले की। और महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम तो आप जानते ही हो, जिन्होंने क्या लिखी? गुलामगिरी। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, गुलामगिरी। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, गुलामगिरी किसने लिखी? महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला है बेगम हजरत महल। कौन? वाजिद अली शाह अख्तर पिया, अवध का नवाब। कौन? अवध का अंतिम नवाब। डलहौजी के समय में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया, अवध को कैप्चर कर दिया, बैड गवर्नेंस का आरोप लगाया। किसका आरोप लगाया? ये भी क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी ने, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, उसके अंतर्गत अवध को कैसे कैप्चर किया उसने? आंसर, बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर। अब वो तो मर गया, कौन? वाजिद अली शाह अख्तर पिया। अब उसकी बेगम रह गई कौन? हजरत महल। और उसका बेटा रह गया कौन? बर्जीस कादिर। कौन? तो 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर 4 जून 1857 को अपने नाबालिग पुत्र बर्जीस कादिर को गद्दी पर बिठा दिया, अवध को स्वतंत्र करा दिया, जो मार्च 1858 तक स्वतंत्र बना रहा। बाद में कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो बेगम हजरत महल नेपाल के राजा जंग बहादुर के यहाँ शरण ली। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई।
नेपाल जाने वाले एक तो कौन थे, बेगम हजरत महल, और दूसरे कौन थे? अरे भाई, हाँ, दूसरे कौन थे? ढूंढो। नेपाल 1857 के रिवोल्ट में, नाना साहब शायद, नाना साहब, चेक करो। 1857 के रिवोल्ट में नेपाल चले गए, उसके बाद उनका पता ही नहीं चला। अब पता चला है इनका भी कि राजा जंग बहादुर के यहाँ शरण ली थी किसने, पहले इनके लिए भी लिखा होता था कि इनका भी पता नहीं चला। इनका अब इसके बाद मैं बताऊंगा मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व। किससे? हाँ, नाना साहब नेपाल चले गए थे, ठीक है, और बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। बिरजीज कादर बेटा था इनका। इसके बाद में बताऊंगा आपको शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्तित्व और मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व, जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व, अगले लेक्चर में।